Respected all teachers and my dear colleagues, good morning to all of you. Good morning, ma'am. A warm welcome in our wonderful teacher training session 21st Century Skills. First of all, I would like to introduce myself. I am Vinita Kumari of Hindi teacher in our school, Paramanand Public School. I am very thankful of our organization and CBSE for providing me with such excellent opportunity to deliver such wonderful topic, 21st Century Skills, and it's my pleasure to deliver this session as per guidelines of CBSE. Now I am going to start our session. Here is my agenda. What is 21st Century Skill? Type of 21st Century Skills and 21st Century Skills full information. इस बात से कोई दो राय नहीं है कि हर जगह आज जो जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और रोजगार के जो अवसर हैं वो कम होते जा रहे हैं, जिससे हर क्षेत्र में कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है। आज के समय में आप अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर बेहतरीन से बेहतरीन डिग्री प्राप्त कर लो तो भी नौकरी करने की कोई गारंटी नहीं है और बिजनेस के मामले में तो कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बाजार में लगभग हर तरह के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां मौजूद हैं और उन्हें बेचने के लिए भी न जाने कितने लेवल तक और कितने लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में आज के समय में बेहतरीन कमाने के लिए या फिर कहा जाता है कि सर्वाइव करने के लिए भी कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एडवांस स्किल की ज़रूरत होती है और हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं जो कंपटीशन से भरी हुई है, तो इसके लिए हमारे पास वो सभी स्किल्स होनी चाहिए जो हमें आगे बढ़ा सके। कुछ स्किल्स तो ऐसी है जो 21वीं शताब्दी के लोगों के लिए ज़रूरी मानी जाती है और उन ज़रूरी स्किल्स को ही 21st सेंचुरी स्किल कहा जाता है। अगर आप 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में नहीं जानते तो ये जो लेख है वो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। ये जो ट्रेनिंग है उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इस लेख में हम आपको 21st सेंचुरी स्किल क्या है और यह क्यों ज़रूरी है इसके विषय में बताएंगे। 21st सेंचुरी स्किल्स, व्हाट इज़ 21st सेंचुरी स्किल? ये 21st सेंचुरी जो स्किल है वो क्या है? समय के साथ कई चीज़ों में बदलाव आते हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, नौकरी हो या फिर काम करने वाले सेक्टर्स हो। आज के समय में प्रौद्योगिकी के सेक्टर्स में लाखों रोजगार जुड़े हैं, लेकिन आज से 50 साल पहले जाकर देखा जाए तो ये सेक्टर कितना ही विकसित था। कहने का मतलब यह कि आज के समय में पहले के मुकाबले डिमांड काफ़ी बदल चुकी है और समय के अनुसार रोजगार प्राप्त करने की ज़रूरतों में भी बदलाव हुआ है। आज के समय में जो स्किल्स रोजगार प्राप्त करने के लिए और छात्रों के लिए ज़रूरी मानी जाती है उन्हीं स्किल्स को 21वीं शताब्दी की स्किल्स यानी 21st सेंचुरी स्किल कहा जाता है। अगर आप एक छात्र हो तो आपके पास ये स्किल्स होना ज़रूरी है, लेकिन अगर रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं तो आप व्यवसाय के क्षेत्र में हो या फिर जॉब करते हो तो आपके पास भी ये स्किल्स जो है वो होनी चाहिए। टाइप ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स, ये जो 21वीं शताब्दी की स्किल है वो कितने तरह की हैं अब हम उसके बारे में जानेंगे। अगर आप 21वीं शताब्दी के स्किल्स को समझना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि कौन सी स्किल्स इसके अंतर्गत आती है उसको हम जानें। काफ़ी सारी ऐसी स्किल्स हैं जो आज के समय में वर्क प्लेस पर बने रहने के लिए और छात्र जीवन के सफल होने के लिए ज़रूरी मानी जाती है और इन्हीं स्किल्स को 21st सेंचुरी स्किल्स कहा जाता है। वैसे तो ये स्किल्स कई प्रकार की होती हैं, लेकिन इन्हें मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जो इस प्रकार है: लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स और लाइफ स्किल्स। Learning skills teaches student about the mental process required to adopt and improve open a modern work environment. Learning skills वह होती है जो हमें तेजी के साथ सिखाने में मदद करती है।
आपने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो सीखने के मामले में काफ़ी तेज होते हैं और इस तरह के लोग कुछ खास कौशल के मालिक होते हैं। किसी भी तरह के कैरियर विकल्प के लिए इस प्रकार की स्किल्स जो है वो काफ़ी लाभदायक साबित होती है। बेहतरीन लर्निंग स्किल्स वाले लोग चीज़ों को आसानी से हैं जो वो सीख लेते हैं और उन्हें याद भी कर लेते हैं, जिससे उन्हें किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। लर्निंग स्किल्स के अंतर्गत क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, दूसरों के साथ काम करने और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी गिना जाता है। यह सभी स्किल्स किसी भी क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होती है, लेकिन क्षेत्र के अनुसार हर एक स्किल्स का अपना एक अलग महत्व है। दूसरा है लिटरेसी स्किल्स। फोकस ऑन हाउ स्टूडेंट कैन डिकर्न फैक्ट, पब्लिशिंग outlet and the technology behind them. There is strong focus on determining success and factual information to separate from the missing information that flood the internet. यह एक एडवांस और आज के समय में जरूरी मानी जाने वाली स्किल्स है। लिटरेसी स्किल्स पढ़ने और लिखने के लिए आवश्यक स्किल्स मानी गई है। उनमें भाषा की ध्वनियों के बारे में जागरूकता, प्रिंट के बारे में जागरूकता, अक्षरों और ध्वनियों के बीच में संबंध शामिल होता है। अन्य लिटरेसी स्किल्स में शब्दावली, बर्तनी और समझ शामिल होती है। लिटरेसी स्किल्स के अंतर्गत इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी और टेक्नोलॉजी लिटरेसी को भी शामिल किया जाता है। तीसरा है लाइफ स्किल्स। टेक ए बुक इन इंटेलिजिबल element of a student everyday life. This intelligible focus on both personal and professional qualities. लाइफ स्किल वह स्किल होती है जो जिंदगी के हर मोड़ पर और हर उम्र में आपके काम आएगी, भले ही आप एक छात्र का जीवन जी रहे हो या फिर एक प्रोफेशनल लाइफ एंजॉय कर रहे हो। इस प्रकार की स्किल्स ने केवल पर्सनल लाइफ को बेहतरीन बनाती है, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ भी इन स्किल्स से काफ़ी बेहतर बन जाती है। इस प्रकार की स्किल्स में फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, इनिशिएटिव, प्रोडक्टिविटी, सोशल स्किल्स आदि शामिल होती है। यह वह स्किल होती है जो अपने आसपास माहौल और अपने खुद के अनुभव से मिलती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके उनके ऊपर भी कर सकते हैं। इस प्रकार की स्किल्स आपके जीवन को आसान बनाने में मदद करती है। लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स वह स्किल्स होती है जो जिंदगी के हर मोड़ पर और हर उम्र में हमारे काम आती हैं, चाहे वो हम एक छात्र का जीवन जी रहे हों या एक प्रोफेशनल लाइफ एंजॉय कर रहे हों। इस प्रकार की स्किल्स से न केवल पर्सनल लाइफ बेहतर बनती है, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ को भी ये स्किल्स जो है वो बेहतर बनाती है, यानी हम अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस प्रकार की स्किल्स में फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, इनिशिएटिव, प्रोडक्टिविटी, सोशल स्किल्स आदि शामिल होती है। यह वह स्किल्स होती है जो अपने आसपास के माहौल को और अपने खुद को अनुभव से मिलती है, लेकिन अगर हम चाहें तो उनके और भी रूप कर सकते हैं। इस प्रकार से स्किल्स से हमारे जीवन जो है उसको जीने में हमें आसानी से मदद मिलती है। What are 21st century skills? 21st century skills are 12 abilities that today's students need to succeed in their career during the information age. The 12 21st century skills are critical thinking, creativity, collaboration, communication, information literacy, media literacy, technology literacy, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, इनिशिएटिव, प्रोडक्टिविटी और सोशल स्किल्स। ये जो 12 टॉपिक हैं वो हमारे बच्चों के लाइफ के लिए जो है वो उनके स्किल्स को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दीज स्किल्स आर इंटेंडेड टू हेल्प स्टूडेंट कीप अप विथ द लाइटिंग पेस ऑफ टुडे मॉडर्न मार्केट। ईच स्किल्स इन
unique in how it help student, but they all have one quality is common. There is external in the age of the internet. 21st century skills, full information. 21वीं शताब्दी पिछले दशकों के मुकाबले अधिक परिवर्तन देखे गए हैं। 21वीं शताब्दी में कंपनियों में काम करने के तरीके भी बदल चुके हैं। 21वीं शताब्दी में काफ़ी सारी ऐसी स्किल्स है जिन्हें ज़रूरी माना जाता है, लेकिन उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जो पहला है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी क्रिटिकल थिंकिंग का तात्पर्य है जो महत्वपूर्ण सोचते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमारे सोचने का ही एक तरीका है जिसमें हम एक लॉजिकल और फ्री थिंकिंग के साथ किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है तो हम उस समस्या के विषय में सोचने लगते हैं और सोचते सोचते उस समस्या के समाधान पर पहुंच जाते हैं, जिससे हमारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। यही है क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरा है कोलैबोरेशन। अगर आप कोलैबोरेशन के बारे में नहीं जानते तो बता दें कि साथ मिलकर काम करने और आगे बढ़ने को कोलैबोरेशन कहते हैं। मान लीजिए हमारे सामने कोई ऐसा काम आ गया जिसको हम अकेले नहीं कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर किसी के सहयोग से अगर वो हम काम करते हैं तो हमारा काम भी आसानी से हो जाता है, हम पे बर्डन भी नहीं होता और हम सफल भी हो जाते हैं। तो इसी को कोलैबोरेशन कहा जाता है। अगर बात की जाए व्यवसाय या फिर कहें तो कॉर्पोरेट के क्षेत्र में करना तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब कंपनियां या फिर एम्प्लॉयज ऐसा करते हैं तो रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। इंफॉर्मेशन स्किल्स, यह स्किल एक एडवांस स्किल है जो आज के टाइम में हर उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है और कंपटीशन से थोड़ा अलग चलना चाहता है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स में फैक्टर्स, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स और डाटा को समझने की क्षमता को भी गिना जाता है। चौथा है मीडिया लिटरेसी। आज के समय में लगभग सभी चीज़ डिजिटल हो चली है। यहाँ तक कि अगर आप कोई एडवांस चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डिजिटल जाना होगा। शायद यही कारण है कि आज के समय में मीडिया लिटरेसी को काफ़ी ज़रूरी माना गया है। टेक्नोलॉजी लिटरेसी, प्रौद्योगिकी के भरे इस जमाने में हर जगह विभिन्न मशीनों और उपकरणों का उपयोग होता है। आज के समय में कंप्यूटर, क्लाउड प्रोग्रामिंग और मोबाइल फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। ऐसे में अगर आप 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं तो आपको इन सारी कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आज के ज़माने में हमारे पास मोबाइल का नॉलेज नहीं है तो हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए कि अभी जो हम जी रहे हैं, हमारा जो कार्य है वो सारे जो हैं वो मोबाइल के द्वारा ही हो रहे हैं। जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास ये नॉलेज होना चाहिए कि हम उस मोबाइल को कैसे चलाएंगे, अपनी क्लास को कैसे कराएंगे। तो ये हमारा हो गया टेक्नोलॉजी लिटरेसी। यानी आज के समय में कंप्यूटर, क्लाउड प्रोग्रामिंग और मोबाइल फ़ोन्स, इन सारी चीज़ों का हमें जो है वो नॉलेज होना चाहिए। इस नॉलेज के बिना हम जो है किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, आपका एक जैसा व्यवहार, एक जैसी सोच, एक जैसा व्यवहार, एक जैसी सोच और एक जैसा व्यवहार आपको हर जगह टिकने में जो है वो मदद नहीं कर सकता। यानी परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने आप को, खुद को बदलना पड़ता है। अगर कभी आप गलती करें तो हमें किसी से माफ़ी भी मांगनी पड़ती है और अगर हम सही हैं तो हम किसी का विरोध भी करते हैं। कुछ जगहों पर स्वाभिमानी भी होना पड़ता है और कुछ जगहों पर झुककर भी हमें काम करना पड़ता है। एज ए टीचर, अगर हम टीचर हैं तो हमारे बच्चे कुछ गलती करते हैं तो हम उनको दंड भी देते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट कुछ अच्छा करते हैं तो हम उसको शाबाशी भी देते हैं। तो इस तरह हमारे जीवन में
लचीलापन भी यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम अपनी गलती के लिए झुककर किसी से माफ़ी मांग लें। लेकिन अगर हम सही हैं और दूसरा गलत है तो हमें ये नहीं कि उसकी गलती को एक्सेप्ट करें, हमें उस गलत का विरोध भी करना चाहिए। आगे है इंटिएटिविटी। आज की कंपटीशन के भरे ज़माने में शायद जॉब प्राप्त करने से ज़्यादा समस्या अपना खुद का व्यवसाय करने में है। हमारे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आज स्वयं का बिजनेस जो है वो करना चाहते हैं या फिर से अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। लेकिन जो भी चीज़ पहले से बाजार में है और बेहतर कर रही है उसे लेकर सफलता प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। आज का जो पूरा माहौल है वो कंपटीशन से भरा हुआ, हर क्षेत्र में कंपटीशन है, चाहे वो शिक्षा का समय हो या व्यवसाय का हो या किसी जॉब का। अगर हम कहीं जॉब भी करते हैं तो वहाँ पे भी कंपटीशन है। हम एक दूसरे से अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पहले से वहाँ पे है उसने तो अपना वजूद बना लिया है और हमको अभी न्यू जाके वहाँ पे अपना वजूद बनाना है, तो उस समय तो हमें थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन हम कुछ ऐसा वहाँ पे करेंगे कि जो चीज़ पहले से है वहाँ पे उस चीज़ का वैल्यू कम हो जाए और मार्केट में हमारे चीज़ों की जो वैल्यू है वो बढ़ जाए। तो इसके लिए भी हमें उस पर रिसर्च करना है, उस पर सोचना है। आगे है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को काफ़ी सारे लोग एफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं। प्रोडक्टिविटी आज के समय में सबसे ज़रूरी स्किल्स है, क्योंकि दुनिया जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। भले हमें कितना ही बेहतर क्यों ना हम करें, लेकिन कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो हमसे भी बेहतर कर रहा होगा। तो ऐसे में आज जितना अधिक समय हम अपने प्रोडक्टिविटी वर्क पर दें उतना ही अधिक बेहतर है। एम्प्लॉय से लेकर CEO तक सभी का अधिक से अधिक प्रोडक्टिविट होना जरूरी है। छात्रों को भी आज के समय में अधिक प्रोडक्टिव होना चाहिए और अपना अधिक समय सीखने पर लगाना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम अपने छात्रों को अच्छा से अच्छा करें, अच्छा से अच्छा बनाएं, उनको अच्छी से अच्छी नॉलेज दें। लेकिन इसके लिए छात्रों में भी लगन होना चाहिए कि हमारे जो टीचर हैं, जो हमको सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, हम उनको अच्छे से रिवीजन करें। अधिक प्रोडक्टिविटी के लिए आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपके सबसे ज़्यादा काम आती है। सोशल स्किल्स, दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना और उनके साथ व्यवहार बनाए रखना आदि सोशल स्किल्स गिने जाते हैं। हम जो है मनुष्य जो है ये एक सामाजिक प्राणी है और हम जो है वो समाज में रहते हैं। इसीलिए हमारा सोशल स्किल्स ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकें और जो गलत कर रहा है उसे भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सके। सोशल स्किल्स न केवल आपकी प्रोफेशनल लाइफ बल्कि पर्सनल लाइफ को भी बेहतर बनाने में मदद करती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक परिवार है और अगर हम परिवार में सबके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, तो सारे लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो उसी तरह हमें अपने फैमिली वालों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए और फैमिली के और मेंबर को भी ये स्किल्स समझानी चाहिए कि वो भी औरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। इससे होता है क्या है कि हमारी पर्सनल लाइफ जो है वो भी अच्छी होती है। बिजनेस के सोशल स्किल्स सबसे अधिक जरूरी माने जाते हैं। अगर कोई अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति और कोई बुरे व्यवहार वाला व्यक्ति सेम कीमत में और सेम प्रोडक्ट में बेचे तो हम बेशक अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति के पास जाना पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ही टॉपिक है, जैसे किसी बच्चे को दंडित करना है, उसको किसी गलती के लिए पनिशमेंट देना है, तो कोई टीचर है कि उसके लिए उसको प्यार से समझाएगा कि
ऐसा तुम मत करो, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो स्टिक उठा के उस बच्चे को पीटना शुरू करते हैं। तो ये दोनों जो स्किल्स हैं उसमें अंतर हुआ। एक ही गलती के लिए दोनों टीचर ने बच्चे को पनिश किया, लेकिन बच्चा जो है दोनों टीचर में उसी टीचर को पसंद करेगा जिस टीचर ने उसे प्यार से समझाया है। जिसने उसे पनिश स्टिक से किया है उसके पास वो जाना नहीं चाहेगा। तो ये क्या है, हमारा सोशल स्किल्स है। अगर कोई अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति और बुरे व्यवहार वाला व्यक्ति सेम कीमत में और सेम प्रोडक्ट बेचे तो अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति के पास ही जाना लोग पसंद करते हैं। यही कारण है कि प्रोफेशनल लाइफ में सोशल स्किल्स जो है वो काफ़ी उपयोगी साबित होती है। 21st सेंचुरी स्किल्स क्यों जरूरी है? आज का जो समय है वो कंपटीशन से भरा हुआ है और हम भली भांति इस बात को जानते हैं कि हम कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में क्यों ना पढ़ ले और कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों ना ले ले, लेकिन आज के समय में जो वैल्यू हमारी स्किल्स दिला सकती है वो वैल्यू हमारी डिग्री जो है वो कभी नहीं दिला सकती। इसीलिए कि डिग्री जो है वो कागज में लिखी होती है, उसको कोई देखेगा तब जानेगा, लेकिन जो हमारी स्किल्स है वो हमारे व्यवहार से दिखाई देती है। तो इस कंपटीशन के ज़माने में स्किल्स का जो है वो बहुत वैल्यू है। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद भी अगर किसी बेहतरीन कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो कंपनी जितना आपकी डिग्री को देखेगी उतनी ही आपकी स्किल्स को भी परखेगी। कहने का मतलब कि आपने जो कोर्स किया है वही कोर्स बहुत सारे अन्य लोग भी किए हैं। तो ऐसे में अगर आप उनसे आगे निकलना चाहते हैं और कंपनी के द्वारा हायर होना चाहते हैं तो इसके लिए आप में स्किल्स होना जरूरी है। काफ़ी सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने जीवन में कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए होती है और ऐसे छात्र नौकरी करना नहीं बल्कि अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम जीवन में सबसे आगे निकले, हमारी तरक्की की कोई लिमिट ना हो, लेकिन ऐसे छात्र अपना व्यवसाय जो है वो खुद करना चाहते हैं और अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप अपनाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ है जहां आपकी डिग्री कोई मायने नहीं रखती। वहाँ पे आपके व्यवहार को, आपके स्किल्स को देखा जाता है। अगर कोई चीज़ मायने रखती है तो आपके स्किल्स और आपकी नॉलेज है। तो ऐसे में जितना भी अधिक हो सके हमें अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इक्कीसवीं सदी की स्किल्स एक ऐसी सदी जिसमें हम सब जी रहे हैं, जिसमें हमारे सामने बहुत सी नई नई चुनौतियां आ रही हैं। ऐसे कोरोना के टाइम में अगर हम बात करें तो स्पेशली टीचर्स को लेकर, स्टूडेंट को लेकर और पेरेंट्स होते हुए भी हम बहुत सारी चीज़ों से फेस कर रहे हैं। एज ए स्टूडेंट इस टाइमिंग में हमारे पास क्या क्या स्किल्स डेवलपमेंट होना चाहिए, अपने छात्रों के विकास के लिए हमारे पास क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, किस तरीके से हम अपने आप को भी इम्प्रूवमेंट कर सकें और अपने बच्चों को भी इम्प्रूवमेंट करके इस ग्लोबल लेवल के नेटवर्क पर आगे जाके खड़े हो सके और अपनी पूरी स्किल्स को मजबूत करते हुए केवल किसी एक पार्ट को ही नहीं, अपने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए हम एक स्टूडेंट के तौर पर 21वीं सदी में क्या क्या सीखने वाले हैं और हमारे शिक्षक और हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ किस तरीके से उन्हें मोटिवेट करेंगे। यही है 21st सेंचुरी स्किल्स, यानी 21वीं सदी की कौशल। क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है वो ये सारी बातें क्लियर कर देगी कि एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर और एज ए पेरेंट्स हम तीनों के लिए ये 21st सेंचुरी स्किल्स जो है वो कितना ज़रूरी है। लेकिन ये डिपेंड करेगी हम तीनों के रोल पर, एक टीचर के रूप में भी,
एक स्टूडेंट के रूप में भी और एक पेरेंट्स के रूप में भी। अब सबसे पहला सवाल है कि 21वीं सदी का जो टीचर है वो कैसा होना चाहिए। इससे पहले कि हम 21वीं सदी के शिक्षक को पढ़ाने वाली रणनीतियों का उपयोग कर सके, हमें पहले ये देखनी चाहिए कि 21वीं सदी की जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए। 21वीं सदी के सीखने का उपयोग उन क्षमताओं को संदर्भित करने के लिए किया गया है जिन्हें हम छात्रों के समस्याओं को सुलझाने के कौशल, महत्वपूर्ण सोच कौशल और डिजिटल साक्षरता में मास्टर करना चाहिए। कुछ इसे सहयोग करने, संवाद करने और उन कौशलों को प्रदर्शित करने की क्षमता के रूप में भी संवर्धित करते हैं, जो अंततः छात्रों के भविष्य में अपने तरीके से निवेदित करने में मदद करेंगे। आज की 21वीं सदी में शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक नीतियाँ क्या हैं वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले कि उस शिक्षक के अंदर बच्चों को सिखाने की जो कला है वो कैसी है, कैसे शिक्षक अपनी बात को अपने बच्चों के सामने रख रहे हैं और बच्चे उस चीज को कितना सीख रहे हैं। अनुसंधान सर्वसम्मति से माना जाता है कि आईसीटी के सबसे प्रभावी उपयोग वे हैं जिनमें शिक्षक आईसीटी द्वारा सहायता प्राप्त विद्यार्थियों की समझ और सोच को चुनौती देते हैं, या तो पूरी कक्षा की चर्चा के माध्यम से या व्यक्तिगत छोटे समूह आईसीटी द्वारा उपयोग करके काम करते हैं। आईसीटी को प्रारंभिक शिक्षक केंद्रित शिक्षण शैलियों से अधिक शिक्षार्थी केंद्रित विधियों की ओर बढ़ने और समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है। दूसरा है जीवन कौशल पर ध्यान केंद्रित। जीवन कौशल एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग सीखने और प्रत्यक्ष जीवन के अनुभव के माध्यम से हासिल किए गए बुनियादी कौशल के एक सेट का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो व्यक्तियों और समूहों को प्रभावी ढंग से दैनिक जीवन में आने वाले मुद्दों और समस्याओं को प्रभावी ढंग से संभालने में सक्षम बनाता है। प्रोजेक्ट आधारित अधिगम रणनीतियों के माध्यम से इसे प्रोत्साहित किया जाता है। पीबीएल छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर प्रतिक्रिया देने वाली परियोजनाओं के विकास के माध्यम से महत्वपूर्ण ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की अनुमति देता है। पारंपरिक सैद्धांतिक और अमूर्त मॉडल के बजाय एक मूर्त समस्या के शुरू होकर छात्रों को ज्ञान बनाए रखने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार के साथ साथ महत्वपूर्ण सोच, संचार, सहयोग या समस्या समाधान जैसी जटिल क्षमताओं को विकसित करने का अवसर मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा। 21वीं सदी के एक शिक्षक को छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय विषयों में खुद को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। टीचर को बच्चों को बोलना चाहिए कि वो वर्ल्ड लेवल पे भी विश्व के बारे में भी जाने। उनके अंदर देश के साथ साथ विदेशों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एक गतिशील अवधारणा को संदर्भित करती है जिसमें राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं के पार लोगों, दिमागों या विचारों की यात्रा का आंदोलन शामिल होता है। यह वैश्वीकरण घटना से सुगम है जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पर भूगोल की बाधाओं को तेजी से मिटाता है। यह भी एक लक्ष्य के रूप में विश्व मानसिकता की खोज के रूप में शैक्षणिक दृष्टिकोण का एक पुनर्संयोजन शामिल कर सकता है ताकि एक स्कूल या उसके एकेडमिक फोकस को अंतर्राष्ट्रीय माना जाए। इसीलिए उपरोक्त स्पष्टीकरण से 21वीं सेंचुरी के एक शिक्षक को एक प्रारंभिक शिक्षक पर आईसीटी कौशल, जीवन कौशल और अंतर्राष्ट्रीय विषयों का उपयोग करने के लिए बच्चों को उलझाने के लिए एक किनारे होना चाहिए। इक्कीसवीं सदी के कौशल में कौशल, योग्यताएं और सीखने की प्रवृत्तियां शामिल होती हैं जिन्हें शिक्षकों, व्यापारिक नेताओं, शिक्षाविदों और सरकारी एजेंसियों द्वारा 21वीं सदी के समाज और कार्यस्थलों में सफलता के लिए आवश्यक रूप में पहचाना जाना चाहिए। यह तेजी से बदलते डिजिटल समाज में सफलता की तैयारी में छात्रों के लिए
आवश्यक कौशल पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा है। इनमें से कई कौशल गहन शिक्षण से भी जुड़े हैं, जो विश्लेषणात्मक तर्क, जटिल समस्या समाधान और जैसे निपुण कौशल पर आधारित है। टीम वर्क, ये कौशल पारंपरिक शैक्षिक कौशल से इस मायने में भी भिन्न है कि वे मुख्य रूप से सामग्री ज्ञान पर आधारित नहीं हैं। 20वीं सदी के बाद के दशकों के दौरान और 21वीं सदी में समाज, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन की तीव्र गति से गुजारा हो रहा है। कार्यस्थल पर इसका प्रभाव और इस प्रकार कार्यबल के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए शैक्षिक प्रणाली की मांगें पर कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। 1980 की दशक के शुरुआत में सरकार, शिक्षकों और प्रमुख नियोक्ताओं ने बदलते कार्यस्थल और समाज की मांग को पूरा करने के लिए छात्रों और श्रमिकों को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख कौशल और कार्यान्वयन रणनीतियों की पहचान करने वाली रिपोर्टों की एक श्रृंखला जारी की। वर्तमान कार्यबल में कैरियर के क्षेत्र या नौकरी बदलने की काफ़ी अधिक संभावना है। बेबी बूम पीढ़ी के लोगों ने स्थिरता के लक्ष्य के साथ कार्यबल में प्रवेश किया। बाद की पीढ़ियां अपने काम में के जीवन में सुखी और तृप्ति पाने के लिए अधिक चिंतित हैं। उत्तरी अमेरिका में युवा श्रमिकों के अब पहले की तुलना में बहुत अधिक दर में नौकरी बदलने की संभावना है और औसतन हर 4.4 साल में एक बार होती है। इस रोजगार गतिशीलता के साथ विभिन्न कौशलों की मांग आती है जो लोगों को विभिन्न भूमिकाओं या विभिन्न कैरियर क्षेत्रों में लचीला और अनुकूलनशील होने में सक्षम बनाते हैं। चूँकि पश्चिमी अर्थव्यवस्था औद्योगिक आधारित से सेवा आधारित में बदल गई है, व्यापार और व्यवसायों की छोटी भूमिकाएं हैं। हालांकि डिजिटल क्षमता पर ध्यान देने के साथ विशिष्ट कठिन कौशल और विशिष्ट कौशल श्रेष्ठ की महारत की मांग तेजी से बढ़ रही है। लोगों के कौशल, जिनमें बातचीत, सहयोग और दूसरों को प्रतिबंधित करना शामिल है, तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। ऐसे कौशल जो लोगों में विभिन्न भूमिकाओं में या विभिन्न क्षेत्रों में लचीला और अनुकूलनीय होने में सक्षम बनाते हैं, जिनमें सूचनाओं को संसाधित करना और उपकरण में हेरफेर करने से अधिक लोगों को प्रतिबंधित करना शामिल है। एक कार्यालय या कारखाने में अधिक मांग में हैं, उन्हें एप्लाइड स्किल या सॉफ्ट स्किल्स के रूप में भी जाना जाता है। व्यक्तिगत, प्रारंभिक या सीखने आधारित कौशल, जिसे जीवन कौशल, लोगों के कौशल और सामाजिक कौशल सहित कौशल को 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें पहला है सीखना और नवाचार कौशल, महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान, संचार और सहयोग, रचनात्मक और नवाचार। डिजिटल साक्षरता कौशल, सूचना साक्षरता, मीडिया साक्षरता, सूचना और प्रौद्योगिकी साक्षरता। कैरियर और जीवन कौशल, लचीलापन और अनुकूलनशीलता, पहल और आत्मदिशा, सामाजिक और क्रॉस सांस्कृतिक संपर्क, उत्पादकता और जवाबदेही। इनमें से कई कौशल को प्रगतिशील शिक्षा के प्रमुख गुणों के रूप में भी पहचाना जाता है। एक शैक्षिक आंदोलन जो 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ और वर्तमान में विभिन्न रूपों में जारी है। अभी हम 21वीं सदी में उच्च शिक्षा की चुनौतियों और उसके निदान के विषय में डिस्कस करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा का विशिष्ट स्थान है। उच्च शिक्षा समाज की महत्वपूर्ण गतिविधियों, प्रशासन, व्यापार, रक्षा, स्वास्थ्य, संचार, कला, साहित्य के लिए मानव संसाधन सुलभ कराती है। उच्च कोटि के वैज्ञानिक, साहित्यकार, नेता तथा दार्शनिक विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के प्रांगण से ही उत्पन्न होते हैं।
प्राचीन काल में गुरुकुलों तथा आश्रमों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी और बौद्ध काल में हमारे देश में उच्च शिक्षा के लिए बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। मुगल काल में मदरसों में शिक्षा की व्यवस्था थी और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। 21वीं शताब्दी के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार उच्च शिक्षा आर्थिक विकास के लिए प्रेरक शक्ति है। वह ज्ञान का भंडार भी है और ज्ञान अर्जन करने का साधन भी है। अतः कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा का महत्व निर्विवाद है। स्वयं विश्व बैंक ने भी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उच्च शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है। उच्च शिक्षा संसाधन की ऐसी व्यक्तियों को नवीनतम ज्ञान और तकनीकी से प्रशिक्षित करते हैं जो शासकीय सेवा, उद्योग एवं अन्य व्यवसायों में जिम्मेदारी निभाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य मूल रूप से चरित्र का निर्माण करना है। उच्च शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास की रीढ़ है। शिक्षा मनुष्य को संस्कारवान और मानवीय चरित्र को उदात्तीकृत करने का सबसे कारगर हथियार है। डॉक्टर जेबी क्लिनम का मानना है कि शिक्षा को मानव संसाधन के विकास के रूप में, राष्ट्रीय निवेश के रूप में लिया जाना चाहिए। जवाबदेही के प्रश्न पर नीति निर्धारण एवं वित्तीय संस्थाओं को गहन विचार करना होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में लागत अधिक और वसूली निम्न है। शिक्षा का विकास राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, राष्ट्रीय परिवेश एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप होना चाहिए। केंद्र एवं राज्य सरकारों की एजेंसियां, आयोजना संघ, निजी एवं सार्वजनिक प्रबंध, लोकोपकारी संस्था, विद्यार्थी, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी और सामान्य जनता सभी को इस बात का पर ध्यान देना होगा कि न केवल वित्तीय दृष्टि से अपितु मानव संसाधन विकास की दृष्टि से भी यह निवेश सार्थक सिद्ध हो। ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा का उद्देश्य सीमित था और वह था मैकालियन सिद्धांत के अनुरूप भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना जिसका केवल खून एवं रंग भारतीय हो, परंतु शौक, मिजाज एवं सोच पूरी तरह अंग्रेजी हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में उच्च शिक्षा के विकास पर केंद्र सरकार ने काफी बल दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जहां देश में कुल 19 विश्वविद्यालय और 735 महाविद्यालय थे, अब उनकी संख्या में कई गुना वृद्धि हो चुकी है। लेकिन हम भी उच्च शिक्षा के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में आज भी असफल है। भले सरकार ने बहुत सारे विश्वविद्यालयों और विद्यालयों की स्थापना कर ली है, लेकिन फिर भी हम अभी उस शिक्षा को प्राप्त करने में असफल ही हैं, पीछे ही हैं। आज देश में उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों की संख्या में दिन दुनी और रात चौगुनी वृद्धि परिलक्षित हो रही है। विद्यार्थियों में ज्ञान अर्जन करने की ललक और शिक्षकों में शिक्षा प्रदान करने की प्रवृत्ति का घोर अभाव है। विश्वविद्यालय परिसर में निरुद्देश्य छात्र, हड़ताल, कक्षाओं का बहिष्कार, शिक्षकों के प्रति दुर्व्यवहार और छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यह सब विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता का परिणाम है। आज देश के ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में शैक्षिक वातावरण जो है वो दूषित होता चला जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रशासनिक कार्यकुशलता की कमी है, वित्तीय संसाधन का अभाव है तथा छात्रों और शिक्षकों के निजी जीवन में उदारता, नैतिक आदर्शों का घोर अभाव है। 21वीं सदी की शिक्षा उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने वाली होती जा रही है। बाजारवाद शिक्षा परिसरों में भी पसरता जा रहा है। हम ऐसी शिक्षा के दलदल में धंस रहे हैं जो हमें हृदयहीन, लाचार और आत्महीन बना रही है।
हमारे आदर्श हमसे छूटते जा रहे हैं। हम लगातार आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में परजीविता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय आम जनता परंपरागत शिक्षा को ही रोजगार का साधन बनाती है, लेकिन इस दौर में स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। इस तरह की आशा रखने वाले युवाओं को अनेक कठिनाइयों का वो सामना करना पड़ रहा है। अब वे दिन लग चुके जब परंपरागत शिक्षा प्राप्त कर रोजगार प्राप्त हो जाता था। उच्च शिक्षा का अनियोजित विस्तार हुआ है, लेकिन नौकरी के अवसरों में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो पा रही है जिस अनुपात में हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस सब के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में भूमंडलीकरण के युग में विश्व समुदाय के बीच में उच्च शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक का सदैव ही शिक्षा को सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से एक सम्मानजनक स्थान दिया जाता रहा है। उच्च शिक्षा के प्रति विश्व की सरकारें भी अपने आप का बहुत बड़ा हिस्सा निवेशित करती दिख रही है। जहां शिक्षा ही राष्ट्र एवं समाज की विकास की रीढ़ है, वहां भारतीय सरकारों को भी इस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अपेक्षाकृत उच्च शिक्षा ने भारतीय शासन में सम्मानजनक धन निवेश किया है, परंतु कुछ वर्ष पूर्व अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन की वार्षिक रिपोर्ट ओपन डोर 2008 इस बात का इशारा करती है कि अभी उच्च शिक्षा में भारत को वैश्विक केंद्र बनने में बहुत समय लगेगा। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक निरंजन कुमार ने ओपन डोर 2008 की रिपोर्ट के अनुसार हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए लिखा है कि यदि भारतीय छात्रों द्वारा प्रति वर्ष विदेश में खर्च की जाने वाली धनराशि यदि देश ही में रह जाए तो उच्च शिक्षा की कायाकल्प होने में देर नहीं लगेगी। रिपोर्ट के अनुसार अकादमिक सत्र 2007 और 8 में अमेरिका के उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाले छात्रों की रिकॉर्ड संख्या में 94,563 भारतीय छात्र की संख्या 2001 में सबसे ज़्यादा चल रही है। अमेरिका में इस वर्ष 6.23 लाख विदेशी छात्र आए, जिनमें सबसे अधिक 15% भारतीय छात्र हैं। यूनिवर्सिटी और सरकार दोनों खुश हैं, क्योंकि न केवल छात्र भारी भरकम फीस चुकाते हैं, बल्कि शिक्षा के अलावा खाने पीने, रहने और रोजगार पैदा करते हैं, बड़ी मात्रा में रोजगार भी पैदा करते हैं। उच्च शिक्षा को लेकर शीर्ष भारतीय उद्योग संगठन एसोचैम की भी एक रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर आदि देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या 4.5 लाख से भी अधिक भारतीय छात्र ही हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इस पलायन की सबसे बड़ी वजह है पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों का अभाव होना। इसके अनुसार आईआईटी और आईआईएम ने प्रवेश न पाने वाले 90% छात्रों में कम से कम 20 से 25% छात्र बाहर चले जाते हैं। इस अध्ययन के अनुसार ये छात्र विदेशों में लगभग 48,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करते हैं। इस धन से विश्व स्तर के कम से कम 20 इंजीनियर और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में रोजगार में लगे लगभग 46 करोड़ लोगों में से केवल 5% के पास ही व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण है, जबकि दक्षिण कोरिया में 95%, जापान में 80% और जर्मनी में 75% तक लोग व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण से लैस है। व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण का अभाव हमारी उत्पादकता को प्रभावित करता है। चीन में व्यावसायिक शिक्षा के लिए 5 लाख से ज़्यादा संस्थान हैं, जबकि भारत में ऐसे संस्थान मात्र 30,000 हैं। भारतीय छात्रों द्वारा बाहर खर्च की जाने वाली इतनी बड़ी धनराशि हर वर्ष अगर
देश में ही रह जाए तो हमारी उच्च शिक्षा की कायाकल्प होने में देर नहीं लगेगी। और इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के लिए सरकार की कुल अनुमानित खर्च 84,943 करोड़ रुपए हैं। अगर भारत में विश्व स्तर के संस्थान होते तो न केवल हम इस राशि का उपयोग अपने लिए करते, बल्कि बड़ी संख्या में बाहर से भी विदेशी छात्रों को आकर्षित करने में सफल होते। अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा आदि जगहों से 5 लाख विदेशी छात्र आते हैं। यही भारत में विदेशी छात्रों की संख्या सिर्फ 27,000 है। सिंगापुर जैसे अत्यंत छोटे से देश में 1.5 लाख से अधिक छात्रों के प्रवेश की योजना है। उच्च शिक्षा संस्थानों की दुनिया में रेटिंग करने वाली प्रमुख संस्था क्वारेली साइंस इस साल सिर्फ 200 शिक्षण संस्थाओं की सूची निकालती है। इससे भारत के केवल 2 ही संस्थान 2008 में जगह बना पाए, वो भी 150 रैंक के बाद, जबकि टॉप 50 में एशिया के ही चीन, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया आदि से कई संस्थान हैं। बल्कि इसके द्वारा तकरीबन 10 लाख अतिरिक्त रोजगार भी पैदा हो सकेंगे। सरकार ने एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2006 में अपनी अनुशंसाएं और उच्च शिक्षा के लिए भावी रूपरेखा सरकार को सौंप दी। इसमें अन्य चीज़ों के अलावा सरकार, राजनेताओं और नौकरशाही के हस्तक्षेप से उच्च शिक्षा को मुक्त करने की बात कही गई थी, ताकि विश्वविद्यालय की राजनीतिक और लाल फीताशाही से दूर रखते हुए उन्हें अकादमिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता मिल सके। इसके लिए एक स्वतंत्र उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश भी की गई, जो सरकार के हस्तक्षेप से काफ़ी हद तक बाहर होगा। उल्लेखनीय है कि विकसित देशों में उच्च शिक्षा संस्थान नियामक प्राधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश भी की गई, जो सरकार के हस्तक्षेप से काफ़ी हद तक बाहर होगा। उल्लेखनीय है कि विकसित देशों में उच्च शिक्षा संस्थान सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। यह रिपोर्ट भारत में उच्च शिक्षा के नए आयाम खोलने की दिशा में अत्यंत दूरगामी है। सरकार ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने शुरू किए हैं, जैसे कि 11वीं योजना में 30 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 3 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड एजुकेशन रिसर्च, 2 स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, 10 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और 20 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खोलने का प्रस्ताव है। वर्तमान में भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में 504 विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं शामिल हैं, जिनमें 243 राज्य विश्वविद्यालय, 53 राज्यों के निजी विश्वविद्यालय, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 130 मान्य विश्वविद्यालय और 33 राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं और 5 विभिन्न राज्यों के कानूनों के तहत स्थापित संस्थाएं हैं। इनके अलावा 2565 महिला महाविद्यालयों सहित 25,951 महाविद्यालय भी हैं। 11वीं योजना के प्रारंभ के समय 19 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 7 प्रौद्योगिकी संस्थान, 20 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विधान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, 6 भारतीय प्रबंधन संस्थान और 1 योजना और वास्तुकला विश्वविद्यालय के अलावा केंद्र द्वारा वित्त पोषित कुछ अन्य शिक्षण संस्थाएं भी हैं। शिक्षण वर्ष 2009-10 के प्रारंभ में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की औपचारिक प्रणाली में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 13,642,042 बताई जाती है। यह प्रतिशत सकल भर्ती अनुपात का करीब 12.9% है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल भर्ती अनुपात के मामले में विश्व औसत 26.7% है, जबकि विकसित देशों में 13% है। अतः संस्थानों के कामकाज की नियमित समीक्षा से इसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि इसके लिए तो
स्वमूल्यांकन की पद्धति अपनाई जा सकती है और फिर बाहरी एजेंसियों से आकलन कराया जा सकता है कि संस्थाओं को अधिमान्यता के जरिए भी गुणवत्ता में पारदर्शिता की सुनिश्चित होती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा के विस्तार में शैक्षिक कदाचार को भी बढ़ावा मिला है। प्रवेश के समय निजी संस्थाओं में छात्रों से शिक्षा शुल्क और अन्य प्रभावों के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति शुल्क भी लिया जाता है। बड़े पैमाने पर निजी संस्थाओं के प्रवेश में छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों, उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रबंधन और विश्वविद्यालयों तथा अन्य भागीदारों को लेकर होने वाले मुकदमों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है। उदासीनता के कार्यों का विश्लेषण करना आवश्यक है क्योंकि उच्च शिक्षा के स्वरूप का सामाजिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं है। 21वीं सदी में उच्च शिक्षा की आवश्यकता अध्ययन की विषय वस्तु पर विशेष बल देने की है, जिनसे प्रवेश विधि एवं छात्र की संख्या की समस्या का समाधान मिल सके। राजकीय सहायता ने उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता पर गहरा आघात किया है। परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा के स्तर न स्वायत्तता रह गई है और न स्वतंत्रता। ये संस्थाएं सरकारी दफ्तर की तरह कार्य कर रही हैं। इसीलिए यह निर्णय करने की आवश्यकता है कि स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इन संस्थाओं के स्वरूप में भी क्या परिवर्तन अपेक्षित है। उच्च शिक्षा संस्थाओं का प्रमुख उत्तरदायित्व अध्ययन एवं अनुसंधान माना गया है। अनुसंधान भी निरर्थक और अनुपयुक्त है। H.N. हॉर्न ने लिखा है कि शिक्षा अतीत का चित्र प्रस्तुत करने का उत्तम कार्य करती है। वह वर्तमान समय में भूतकाल की उपलब्धियों की रक्षा करने का उत्तम कार्य करती है तथा ज्ञान और शक्ति का वर्तमान संग्रह में वृद्धि करके भविष्य को भूत में बनाने की संभावना का असंतोषजनक है। अनुसंधान भी निरर्थक और अनुपयुक्त है। 21वीं सदी की अंतर्राष्ट्रीयता की सदी है। इस सदी में शिक्षा के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तरह नई चुनौतियों का सामना करना है। 21वीं सदी में उच्च शिक्षा की चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में 4 बातें अहम हो सकती है: शिक्षार्थी, शिक्षक, शैक्षिक अधोसंरचना और परिवेश। यदि वर्तमान चुनौतियों ने शिक्षा को मानव विकास और आदर्श प्रेरित बनाना है तो इन्हीं मॉडलों के आधार पर उच्च शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना होगा। उत्कृष्टता। Excuse me, ma'am, I have a question. What or who is the center of all activities in a society, a nation, and the world? Okay, sir. It is so because all actions are taken by an individual for another for self. यानी कि हम एक अपने समाज का, अपने राष्ट्र का और वर्ल्ड का कैसे विकसित कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जितने भी ये स्किल्स हैं, हमें अपने स्किल्स को मजबूत करना होगा, जिसके द्वारा एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स और एज ए स्टूडेंट हम उसको इम्प्रूवमेंट कर सके, विकसित कर सकें। ओके सर। मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट 21st century skills? ओके, व्हाट आर द 3 मोस्ट 21st century skills? The 3 21st century skills are 3 जो हैं वो जरूरी हैं 21वीं सदी के स्किल्स में। इंफॉर्मेशन लिटरेसी, अंडरस्टैंडिंग फैक्ट, फ्यूचर्स, स्टेटस एंड डाटा। दूसरा है मीडिया लिटरेसी, अंडरस्टैंडिंग द मेथड एंड आउटलेट इन विच इंफॉर्मेशन इन पब्लिश्ड। और तीसरा है टेक्नोलॉजी लिटरेसी, अंडरस्टैंडिंग द मीन्स दैट मेक्स द इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। अब हम लोग जानेंगे रिलेटिव रिसोर्स, मतलब जो
Okay, thank you. Thank you, ma'am.